दोस्तों नमस्कार। खुला आसमान है और शानदार प्राकृतिक दृश्य है। और जरा कल्पना कीजिए कि इस तरीके से बेहतरीन प्राकृतिक जीवन को जीते हुए लोग बीते 2 महीनों से हिंसा की ज्वाला में जल रहे हों, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा हो, उनके सामने जिंदगी की जद्दोजहद शायद जिंदगी बचाने और किसी तरीके से अपने परिवार को समेटने में जाकर सिमट चुकी हो। बावजूद इन सब परिस्थितियों के दिल्ली की सत्ता खामोश हो, वह कुछ भी बोलने से कतरा रही हो, तो फिर यह कौन सी प्रकृति होगी और कौन सा आसमान होगा। लेकिन जब कोई राजनीतिक सत्ता डर जाती है और जब वो कमजोर होने लगती है तो फिर वो आंखें बंद कर लेती है। वह बोलना नहीं चाहती है क्योंकि उसे डर लगता है, पता नहीं कुछ कह दिए और पता नहीं किस दिशा में पांव उठ गए और फिर राजनीतिक सत्ता डगमगा गई तो क्या होगा। शायद मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में बैठी हुई है उसकी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हो चली है। मणिपुर में आज से नहीं 3 मई से जो कुछ हो रहा है, और उस दौर में भी सरकार चुनाव में व्यस्त थी, तब कर्नाटक के चुनाव थे। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज भी देश के गृह मंत्री बिहार में मौजूद हैं और वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां बतला रहे हैं कि 9 महीने में क्या कुछ हो गया। लेकिन सरकार को यह भी बर्दाश्त नहीं है कि वहां पर जो लोग आहत हैं, जिनके हिस्से में सिर्फ घाव आए हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को बिलखते हुए छोड़ा है, जिनके परिजनों की मौत हो गई है, जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा है, अगर उनके पास कोई मरहम लगाने के लिए भी पहुंचे तो सरकार को यह बर्दाश्त नहीं है। तो क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता को इतना डर हो चला है कि किसी दूसरे ने अगर कोई राहत की व्यवस्था कर दी तो सरकार डगमगा जाएगी। राहुल गांधी आज मणिपुर पहुंचे और मणिपुर से बाहर निकलते हुए इंफाल के हवाई अड्डे से जैसे ही बाहर निकले वैसे ही चंद फरलांग की दूरी पर, या कहें तकरीबन 15-18 किलोमीटर चलने के बाद उनको रोक लिया गया। सवाल यह नहीं है कि उन्हें रोका गया, सवाल यह है कि 3 मई से लेकर आज की तारीख तक, जबकि जून का महीना बीतने को आ गया है, सरकार ने वहां कोई पहल अभी तक क्यों नहीं की है। जबकि वहां डबल इंजन की सरकार है, जिनकी दिल्ली में सरकार है उन्हीं की मणिपुर में सरकार है। और मणिपुर में सरकार को लाने से पहले जो वादा किया जा रहा था उस वादे पर खरा क्यों नहीं उतरे। तो क्या राहुल गांधी से डरी हुई सरकार है? क्या राहुल गांधी अगर किसी भी प्रदेश में जाते हैं, लोगों से संवाद बनाते हैं और उस जगह अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या राजनीतिक जमीन बीजेपी को खिसकती हुई दिखाई दे रही है? और यह सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है, इस देश के भीतर में उन तमाम लोग और उन तमाम नागरिकों को लेकर है जिनके सामने सिर्फ इस दौर में सवाल ही सवाल है। और यह सवाल दिल्ली की सत्ता को लेकर है। मणिपुर के भीतर 1-2 नहीं 12 जिलों में जबरदस्त तरीके से बीते 2 महीने के भीतर हिंसा हुई है। 1-2 नहीं 1.5 दर्जन से ज्यादा मंदिरों को फूंक दिया गया और 1-2 नहीं बल्कि 250 से ज्यादा चर्च में आग लगा दी गई। आदिवासी जनजाति के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई। जो आदिवासी नहीं है और आदिवासी बनना चाहते हैं उनके बीच और पुराने आदिवासियों के बीच के टकराव की परिस्थिति में उग्रवाद भी है और जिस तरीके से हथियारों की लूटपाट है, इन सारी परिस्थितियों पर कोई नकेल कसने को तैयार नहीं। तो क्या ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा सरकार के लिए खतरे की घंटी इसलिए तो नहीं है क्योंकि मैसेज ये जाएगा और समूची दुनिया की नज़र उस मणिपुर को लेकर होगी जिस मणिपुर के भीतर बीते लगभग 50 दिनों से ज़्यादा वक्त से सिर्फ और सिर्फ हिंसा हुई है। और सरकार के ही आंकड़े हैं कि वहां पर 131 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने ही कहा 65,000 लोगों के घर छिन गए जो शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। सरकार ने ही बताया कि 5,000 से ज़्यादा घटनाएं वहां पर हुई है। सरकार ने ही जानकारी दी 6,000 मामले अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं। सरकार ने ही जानकारी दी 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सरकार ने ही जानकारी दी इंटरनेट बंद कर दिया गया, स्कूल कॉलेज बंद हैं क्योंकि उस परिसर में सेना रुकी हुई है। और सरकार ही जानकारी देती है कि जो अर्धसैनिक बल हैं वहां पर उनकी तादाद तकरीबन
36,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती उस जगह पर है। ये सारी जानकारी सरकार दे रही है। तो आज जब राहुल गांधी वहां पहुंचे, जायजा लेने पहुंचे, लोगों से मुलाकात करने पहुंचे, उनके दर्द को जानने पहुंचे, और जब उनको यह कहकर रोका गया कि आप सड़क के रास्ते मत जाइए और आपको जाना है तो चॉपर से जाइए, क्योंकि कुछ दिनों पहले खुद जब गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने चॉपर की व्यवस्था की थी, यानी आसमान में उड़कर अपने अपने जिलों में जाइए, और 3 जिलों की व्यवस्था की गई जिसमें लोग इंफाल से उड़े और अपने जिलों में चल जाएं। यानी कैसी सरकार, कौन सी कानून व्यवस्था, ये सारे सवाल मणिपुर को लेकर आपके जहन में जरूर रेंग रहे होंगे। मणिपुर का सच क्या है और मणिपुर के भीतर राहुल गांधी की मौजूदगी सरकार को क्यों डराती है, और सरकार इस दौर में खामोश क्यों है, और उसके सामने नया सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी से हमने उनका सरकारी घर छीन लिया, हमने उनकी संसद सदस्यता रद्द करा दी, हमने उनको सजा 2 बरस की ऐलान भी करवा दिया, लेकिन फिर भी जेल में डालेंगे तो पता नहीं कब राजनीतिक जमीन खुद ब खुद बीजेपी की देश भर में खिसक जाए, और अगर जेल में नहीं डालेंगे तो पता नहीं ये जहां जहां जाएंगे, लोगों से संवाद बनाएंगे, वहां वहां मुश्किल आने लगेगी। चलिए आज इन परिस्थितियों को जरा टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुले आसमान तले प्रकृति के बीच में एक क्षण के लिए आप जरा देखिए इंफाल में आज क्या हो रहा था जब इंफाल एयरपोर्ट से निकलकर विष्णुपुर पहुंचे और वहां पर उनके कार को रोक दिया गया वहां की पुलिस के जरिए, और वहां पर जो महिलाएं मौजूद थी वो बार बार आग्रह कर रही थी कि आप हमारे उस कैंप में चलिए जहां पर हम रुके हुए हैं, जरा देखिए। वह रोने लगी, लेकिन पुलिस नहीं मानी और उसके बाद उनको चॉपर से भेजने की व्यवस्था की गई। लेकिन एक क्षण के लिए जरा इस दृश्य को देखिए। इंफाल एयरपोर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद विष्णुपुर का यह इलाका है जहां पर अधिकारियों ने उन्हें रोका। बातचीत हुई, सड़क के रास्ते जाना है, नहीं जा सकते हैं, रास्ते में रुकावट है, मुश्किल है, तमाम बातें होती रहीं, और राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो चुरा चांदपुर जाना चाहते हैं जहां पर शरणार्थियों के कैंप लगे हुए हैं। इसके अलावे भी कई जगहों पर उन्होंने जाने की बात कही। कुछ देर बातचीत चली और उसके बाद राहुल गांधी वापस लौटे, और उनके जहन में इस बात का जिक्र था कि जिन जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा घर जले हैं, जो कि कंग पोकपी का इलाका है, जो कि थौबल का इलाका है, जो कि तेंगनुपाल का इलाका है, और इम्फाल ईस्ट के भीतर भी बड़ी तादाद में घरों को जलाया गया, वहीं के लोग सड़कों पर आए और सड़कों पर बैठकर वो इस बात का आग्रह कर रहे थे कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होने दी जाए। लेकिन पुलिस ने कहा कि यह बंदोबस्त के जरिए मुलाकात संभव नहीं है। लोगों में गुस्सा हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़े। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी चॉपर से रवाना हुए कैंप की तरफ, और इन सब के बीच लोग जो मौजूद थे वहां पर, जब उन्होंने राहुल गांधी को देखा तो कुछ महिलाएं रोने लगी। वो पहली बार देखी थी कोई दिल्ली से आकर उनसे मुलाकात करना चाहता है, और शायद यह एक बहुत ही भावनात्मक पल था। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस की मौजूदगी और मणिपुर के हालात ने इजाज़त राहुल गांधी को नहीं दी कि वो सड़क के रास्ते जाएं। लोगों की भीड़ जगह जगह मौजूद जरूर थी, मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन इस रूप में मुलाकात हुई नहीं। जिस जगह पर राहुल गांधी को रोका गया वहां से 22 किलोमीटर दूर चुरा चांदपुर जिले में वह कैंप है जहां पर वह जाकर मिलना चाहते थे उन लोगों से जो इस दौर में अपने घरों को खो चुके हैं, अपने परिजनों को खो चुके हैं और कैंप में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहां पर जिंदगी जीने के लिए 2 जून की रोटी भी मुहैया कराना मुश्किल है, क्योंकि खुद ब खुद मणिपुर की स्थिति कुछ ऐसी हो चली है जहां पर चावल दुगनी कीमत में मिल रहा है, आलू की कीमत 4 गुना ज़्यादा है, एटीएम में पैसा नहीं है, लाइन लगती है, पैसा खत्म हो जाता है। इन परिस्थिति में वहां की व्यवस्था को कौन ठीक करेगा? ठीक नहीं करेगा तो वह परिस्थिति सामने देश के आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या लोगों को यह महसूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में 65,000 लोग, जो सरकारी आंकड़ा है उससे हटकर जिक्र कीजिएगा तो तकरीबन 1.5 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर निकल गए, अगल बगल के दूसरे राज्यों में जाकर पनाह ली, यहां तक कि असम तक चले गए, मेघालय चले गए, कुछ लोग बंगाल तक पहुंच गए। ऐसी परिस्थिति मणिपुर के भीतर और सत्ता की खामोशी, वह भी अभी से नहीं,
3 मई के बाद से खामोशी बरती गई है। जब पहली बार हिंसा हुई थी तो कर्नाटक चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री भी व्यस्त थे, गृह मंत्री भी व्यस्त थे। गृह मंत्री ने चिंता व्यक्त की, लेकिन सिर्फ 2 टेलीफोन के लिए व्यक्त की। वो गए और टेलीफोन से बात की वहां के चीफ सेक्रेटरी से, नौकरशाही से, और उसके बाद फिर प्रचार में लग गए। क्या ऐसी परिस्थिति में एक बार जब वो यात्रा करते हुए मणिपुर भी पहुंचे तो लोगों से मुलाकात उन्होंने नहीं की? उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और जाहिर है गवर्नेंस को ठीक करना है, लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचकर अगर लोगों से मुलाकात करने चाहते हैं, वह भी सड़क के रास्ते नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई दृश्य आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। और ये दृश्य क्यों इस तरीके से दिखाई नहीं देना चाहिए? कुछ जिलों का नाम वो चुरा चांदपुर जाना चाहते थे, लेकिन चुरा चांदपुर ही नहीं, विष्णुपुर, चुरा चांदपुर, कंगपोकपी, तेंगुपाल, इम्फाल वेस्ट, चंदेल, थौवल, इम्फाल ईस्ट, जिरीवाम, काकचिंग, सेनापति, ये तमाम जगहों पर बड़ी तादाद में हिंसा हुई। और जिन जगहों पर मंदिरों को फूका गया उसके भी आंकड़े सरकार बताती है कि विष्णुपुर के 2, चुरा चांदपुर के 7, कंगपोकपी के 2, तेंगुनुपाल के 3, इम्फाल वेस्ट के 3। लेकिन इन जगहों पर विष्णुपुर में 57 चर्चों को जला दिया गया। तो क्या एक सांप्रदायिक रंग की परिस्थितियां थी जिसमें 200-250 से ज्यादा चर्चों को फूका गया, मंदिर पर हमला हुआ, थानों में हमला हुआ, हथियार लूटे गए, और इन सब के बीच एक व्यक्ति जो पकड़ में आया उसके पास से 4 मिलती है 9mm कार्बाइन मिलती है, मैगजीन मिलती है, एयर पिस्टल मिलती है, गोला बारूद मिलता है, जिंदा कारतूस मिलते हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा नगद मिलता है। बरामद जो सरकार करती है 1100 हथियार वो बरामद भी करती है। गोला बारूद 13,000 से ज़्यादा गोला बारूद बरामद भी करती है। लेकिन एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि क्या जितनी विस्फोटक स्थिति मणिपुर के भीतर की है, उसके ठीक समानांतर उन लोगों का सोचिए जो कल तक आदिवासी जनजाति के तौर पर वहां पर रह रहे थे। और वो पूरी घाटी का इलाका, जो इम्फाल के भीतर का जो घाटी का इलाका है, जहां पर 2 तरह की लोगों की मौजूदगी है, वहां पर आपस में अगर टकराव हो गया तो स्थिति क्या होगी? इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि मैतेई जो है अपने आप को हिंदू मानते हैं, और नगा कुकी जो हैं यह ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, और ये अपने आप को आदिवासी मानते हैं, आदिवासी दर्जा भी है। मैतेई चाहते हैं कि उनको भी किसी ना किसी रूप में आदिवासी दर्जा मिल जाए। और वहाँ की राजनीतिक स्थिति मौजूदा वक्त में अगर सिर्फ मैतेई के जरिए समझिए तो 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समाज से आते हैं। बीजेपी के वोट बैंक के तौर पर मैतेई उभर कर आया। 12 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिसमें से 10 मुख्यमंत्री मैतेई समाज के हुए हैं। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति राजनीतिक तौर पर बनाई गई जिसमें सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां डामाडोल हो जाए? यानी लोगों की जिंदगी, लोगों की अपनी परंपरा, उनका अपना रहन सहन कोई मायने नहीं रखता है, और राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर मणिपुर एक झटके में सामने आ गया। हमें लगता है कुछ क्षण के लिए दोबारा उस राजनीतिक मैदान में आपको आना ही पड़ेगा जहां भारत की राजनीति मौजूदा वक्त में एक ऐसे टकराव के इर्द गिर्द घुमड़ रही है जिसमें सत्ता को डर लगता है कि विपक्ष की राजनीतिक हैसियत अगर उन जगहों पर जाकर बड़ी होने लगी जहां पर उनकी अपनी गवर्नेंस फेल हुई है तो फिर 2024 हाथ से गया। और शायद राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा सवाल अब यह भी है कि पार्लियामेंट के भीतर अब वो कोई सवाल उठा नहीं सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने वहां पर कॉरपोरेट का सवाल उठाया। वहां पर उन्होंने अडानी कांड का जिक्र किया, शेयर बाजार का जिक्र किया, उन्होंने इस देश के पीएसयूज को बेचने का जिक्र किया, उन्होंने बैंक और एनपीए का जिक्र किया। यानी कोई भी मुद्दा जिस मुद्दे को वह उठाते थे अब वो नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वह संसद सदस्य नहीं है। तो ऐसे में वो राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं फ्री हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस अपराध के तहत उनकी संसद सदस्यता गई है उस पर अगर गौर कीजिए तो उन्हें तो जेल में होना चाहिए। यह सरकार इसलिए भी घबराती है कि राहुल गांधी अगर जेल चले गए तो फिर राजनीतिक तौर पर उनका कद ही बड़ा नहीं होगा, बल्कि इस देश के भीतर पहली बार मैसेज यह भी होगा कि मानहानि के तहत किसी को 2 बरस की सजा, उसके सरकारी बंगले को छीनना, उसकी संसद सदस्यता रद्द करना और उसके बाद जेल में डाल देना, खास तौर से तब जब एक लंबी कतार बीजेपी के भीतर
बीजेपी ही नहीं, मोदी मंत्रिमंडल के भीतर बैठी हुई है जिन पर इतने गंभीर और संगीन आरोप हैं जो उनके अपने हलफनामे में उन्होंने दर्ज कराए हैं। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर फैसले नहीं आने चाहिए? लेकिन जब एक तरफा सियासत चलती है तो उसका चेहरा होता क्या है? यह बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि अब राहुल गांधी अपने तौर पर फ्री हैं। फ्री का मतलब है कि वो राजनीतिक तौर पर सरकार पर निशाना साध सकते हैं और यह नहीं कहा जाएगा कि पार्लियामेंट के भीतर आपको कहना चाहिए, या फिर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जिस सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया, और एक बार ही तो बुलाया गया 24 तारीख को, लेकिन उस सर्वदलीय बैठक के बाद भी परिस्थितियां मणिपुर में नहीं संभली, नहीं सहेज कर रखी गई। तो क्या राजनीतिक तौर पर बीजेपी एक ऐसी हार की तरफ बढ़ रही है जहां अब उसे आगे बढ़कर कोई काम नहीं करना है, बल्कि जो काम किए गए हैं उसको छुपाना है? ऐसी राजनीतिक स्थिति तो इस देश के भीतर में किसी राजनीतिक सत्ता की नहीं आई थी। तो क्या यह माना जाए कि जो घटनाएं जहां जहां पर इस देश में हो रही है, अगर वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी होती है, और जाहिर तौर पर पार्लियामेंट के भीतर भी अगर देखिए तो कांग्रेस के नेता, अगर राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं है तो बीजेपी या खुद प्रधानमंत्री मोदी किस पर निशाना साधेंगे? पार्लियामेंट के भीतर निशाने पर वही नेता, वही पहचान उन्हीं की, और राजनीतिक तौर पर उनकी हर पहल से सरकार और सत्ता घबरा रही है, वो कतरा रही है, वो बचना चाह रही है। क्यों नहीं मणिपुर को लेकर एक व्हाइट पेपर लाया गया? क्यों नहीं बतलाया गया कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें मैतेई समाज जिक्र कर रहा था कि 1949 से पहले हमें आदिवासियों का दर्जा था, लेकिन जब उनका विलय भारत में हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि उनको आदिवासी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं लाया जाता है? यानी साफगोई क्यों नहीं है जिन बातों का जिक्र है? और इस बीच में हाईकोर्ट जब राज्य सरकार से कहता है कि आप फैसला लें कि इन्हें भी आदिवासियों का दर्जा दें, और एक टकराव की परिस्थिति इसलिए आ जाती है क्योंकि जो सुविधाएं दूसरे समाज को मिल रही है उनके भीतर यह शक शुबा राजनीतिक तौर पर भी आता है और सामाजिक तौर पर भी आता है कि आने वाले वक्त में पता नहीं उनके हाथ में कुछ भी आएगा या नहीं आएगा, कुछ भी बचेगा या नहीं बचेगा। तो हमें लगता है 3-4 तथ्यों पर अब गौर करने की ज़रूरत है, और ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मणिपुर के भीतर जब आप पहुँचेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर आज राहुल गांधी जहाँ पर पहुँचे उसमें वह विष्णुपुर जहाँ पर पहुँचे, और विष्णुपुर के भीतर में जो राहत शिविर कैंप है वहाँ पर भी लगभग 10-12 लोगों से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वह चूरा चांदपुर जिला जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि कुछ सिविल सोसाइटी के नेताओं से मुलाकात हो। वो चाहते थे कि राहत शिविर और सिविल सोसाइटी के लोगों के मुलाकात के बाद वो वरिष्ठ नागरिकों से मिले। वो चाहते थे कि दूसरे नेताओं से भी मुलाकात हो, क्योंकि संदर्भ एक ही है। जितनी परिस्थिति में मणिपुर के लोग आहत हैं उनके साथ कोई जुड़ाव महसूस हो नहीं पा रहा है, और मणिपुर से दिल्ली की दूरी, दिल्ली से अमेरिका की दूरी से ज़्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर जिक्र जो कर आते हैं वह देश के भीतर की परिस्थितियों में वहाँ से अगर वो आंख मूंद लेते हैं उसी दौर में, जिस दौर में ये सारे सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल ये है क्या वाकई भारत की राजनीति के भीतर अब विपक्षी नेताओं की पहलकदमी भी उस दिशा में होने लगी है जहां वो समझ गए हैं कि सरकार और उसकी गवर्नेंस जहां जहां फेल है, अगर वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी पर हो जाए तो राजनीतिक सत्ता जिसको मोदी और शाह संभाले हुए हैं वो डामाडोल हो जाएगी। सवाल राजनीति का भी नहीं है, पहली बार सवाल उस संवेदनशीलता का है जिस दिशा से सरकार ने आंखें मूंद ली है। क्या ये कल्पना की जा सकती है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री दूसरी दिशा में चुनाव प्रचार में लगे रहें? जिस बीजेपी की सत्ता है उस बीजेपी के अध्यक्ष आज के दिन राजस्थान में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, और उनके भाषणों के भीतर वही 9 साल की प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों का पूरा ढांचा है। क्या ये कल्पना की जा सकती है कि गृह मंत्री बिहार में चुनावी रैली तो नहीं, लेकिन भाषण देते वक्त आज जब पहुंचे तो इस बात का जिक्र करें कि हमने 1.5 करोड़ लोगों के घरों तक नल से जल पहुंचा दिया, और दूसरी तरफ इसी देश के एक प्रांत में आग लगी हुई है, वहां की परिस्थितियां नाजुक हो चली है। 1.5 करोड़ लोगों के घर में नल से जल, ये वर्ल्ड बैंक का कार्यक्रम था, वर्ल्ड बैंक का पैसा था। इस परिस्थिति के भीतर सरकार अपनी उपलब्धियों का खांचा जिस भी रूप में रखे, कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन दूसरी तरफ इस देश को अगर आप सामूहिकता के साथ परखें तो नागरिक वह भी हैं, नागरिक दिल्ली में बैठे लोग भी हैं, राजस्थान के नागरिक भी हैं और बिहार के नागरिक भी हैं, लेकिन सरकार का मतलब उस गार्जियन के तौर पर उसकी मौजूदगी होती है जहां पर इस देश में एक भी नागरिक आहत हो तो उसको उसकी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन एक लंबी फहरिस्त है सरकार जब इस बात का जिक्र करती है कि देखिए किस रूप में हमने काम किया और हमने 9 बरस में ऐसा कमाल कर दिया है, तो क्या 1949 के बाद से मणिपुर के भीतर ऐसी हिंसा कभी क्यों नहीं हुई? और नॉर्थ ईस्ट की परिस्थितियों के भीतर बीजेपी अब यह भी नहीं कह सकती है कि राजनीतिक तौर पर वहां के लोगों ने उसे जिताया नहीं है। जिस विष्णुपुर में राहुल गांधी को रोका गया उसके दायरे में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। खुद एक विष्णुपुर है, एक नंबोल है, एक ओयनाम है, एक मोइरांग है, एक थांगा है, एक कुंभी है। यहां पर ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और जो हिस्सा विष्णुपुर का है वह इनर विष्णुपुर की लोकसभा लोअर इंफाल का हिस्सा है, उसके दायरे में आता है। वहां पर भी इस बार बीजेपी के ही सांसद जीते हैं। तो राजनीतिक तौर पर आपका पूरा कब्जा है मणिपुर को लेकर। वहां के लोगों की जिम्मेदारी किसकी होगी? वहां के लोगों की जिम्मेदारी से आप आंख मूंदेंगे तो इस देश के भीतर से कोई दूसरा वहां जाकर लोगों के घाव पर मरहम लगाने लगेगा तो कानून व्यवस्था का मामला 2 महीने बाद भी वही स्थिति और वैसी ही परिस्थिति में आकर खड़ी हो जाएंगी चीजें। ऐसी परिस्थिति तो इस देश के भीतर कभी नहीं थी। सामान्य तौर पर मणिपुर को तो माना गया कि खुला आसमान है, प्रकृति चारों तरफ से है, हरियाली ही हरियाली है, और उसके बीच जब मणिपुर चले जाइए तो आपको महसूस ऐसा होगा जैसे आप सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके भीतर जा रही है। इसको आप फील कर सकते हैं मणिपुर में खड़े होकर। लेकिन अब जितना धुआं है, जितनी आग है, जितना दुख है, जितने आंसू है, उसको कौन महसूस करेगा? और उसको बैठी हुई दिल्ली की राजनीतिक सत्ता अगर महसूस नहीं कर पा रही है तो फिर यकीन जानिए ये संकट काल नहीं है, ये राजनीतिक तौर पर अंतिम दिनों की दिशा में बढ़ते हुए कदम है, जिस दिशा में मोदी सत्ता ने मणिपुर की दिशा से आंखें मूंद ली है और उसकी सेंसिटिविटी को बताकर वहां के लोगों की संवेदनशीलता को रेड कारपेट से ढकने की कोशिश की है। आखिर के 3 सबसे बड़े सवाल। क्या किसी राजनीतिक सत्ता को यह अधिकार दिया जा सकता है कि देश के भीतर किसी एक पूरे राज्य के भीतर में अगर हिंसा हो रही हो, लाखों लोग बेघर हो गए हों और लगातार हिंसा का तांडव जारी हो, बेघर होने की परिस्थितियां जारी हो, ऐसे में उस सरकार का कोई भी मंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए जा सकता है क्या? यह इजाजत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ क्या यह ऐसी स्थिति हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री खामोशी बरत लें और वह कुछ भी ना कहें, यह जानते समझते हुए कि अगर इस देश की पूरी गवर्नेंस और पूरी सरकार उनके इशारों पर चलती है, जिसका ढिंडोरा वो बार बार पार्लियामेंट के भीतर और बाहर पीटते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी खामोशी क्या उनके डर और उनकी कमजोरी को बता रहा है? और तीसरी परिस्थिति, इस देश के भीतर में जो लोकतांत्रिक स्थितियों में लोगों को जीने का अधिकार संविधान देता है, क्या उस संविधान की दुहाई देते हुए इस देश के भीतर में अदालतें खामोश क्यों हो जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं वहां के लोगों के अधिकारों को लेकर सुओ मोटो खुद ब खुद पहल करते हुए सरकार को चेतावनी क्यों नहीं दे सकती है कि आप इस परिस्थिति की दिशा में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर इन 3 परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति आपको ठीक लग रही है और सरकार फिर भी खामोशी बरत रही है, तो फिर यकीन जानिए मौजूदा राजनीतिक सत्ता के दिन पूरे तो नहीं हो चले हैं और इसी डर और इसी खौफ में वह अब ऐसी ऐसी कार्रवाई और ऐसी ऐसी पहल कर रही है जो ना तो राजनीतिक तौर पर मान्य है और ना ही एक सामान्य नागरिक के अधिकारों के मद्देनजर संविधान की परिभाषा के तहत मौलिक अधिकार के हनन के साथ कोई सत्ता कैसे खड़ी हो सकती है जब वह संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आई हो? ये सारे सवाल आज उसी तरीके के खुले आसमान और खुली प्रकृति के बीच किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।